गुज़श्ता इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था कि इस चैप्टर में हम किस चीज़ से डील करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं मोटिवेशन के तौर पे एक प्रॉब्लम आपके सामने रख दूं जो हमें ये समझने में मदद देगा कि why we need vectors in our life, or why we need the understanding of vectors। मैंने लास्ट वीडियो में ये बिल्कुल एक्सप्लेन किया था कि why we need vectors because we have some vector physical quantities, but let's develop our understanding anyway। तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम है जिसको मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे बना रखा है। और प्रॉब्लम की स्टेटमेंट ये है कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो डायग्राम में मैंने एक एक काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया है। और मैंने अभी इसको इसको कोई नाम नहीं दिए, मैंने सिंपली वो जनरल लैंग्वेज यूज़ की है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया है कि हमारे पास ईस्ट है। आप राइट की तरफ जाएं तो आप ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहे होंगे, इस तरह लेफ्ट की तरफ जाएं तो आप वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे होंगे। और सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास नॉर्थ और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास साउथ है। और फिर मैंने ये दिखाया है कि ये सेंटर में जहाँ पे ये हमारे कोऑर्डिनेट्स क्रॉस करते हैं वहाँ पे आपका घर है। और इस घर से रोजाना आप इस लाइन के ऊपर चल के इस जगह जाते हैं जो आपका स्कूल है। सही है। और ये लाइन जो है ये ईस्ट के साथ किसी खास सिमत में जा रही है। हम उस सिमत को यूं कह लेते हैं कि फर्ज करें ये सिमत जो है ये थीटा है। और जितना फासला आप तय करके जाते हैं अपने घर से स्कूल तक, इसको मैंने R1 से जाहिर कर दिया है। फिर एक दिन आप यूं करते हैं कि आप अपने स्कूल से वापस घर नहीं आते बल्कि अपने स्कूल से आप चले जाते हैं अपने दोस्त के घर। और मैंने आपके दोस्त के घर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और अगर आप देखें तो जो लाइन, ये वाली लाइन जो आपके दोस्त के जो स्कूल से आपके दोस्त के घर तक जा रही है, इसको भी हम नाम दे सकते हैं, लेट्स कॉल इट R2। और अगर आप देखें तो ये लाइन भी हमारे पास, हम इस लाइन को भी ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कुछ ना कुछ एंगल बना के जा रही होगी किसी एक्सेस के साथ, एंड लेट्स कॉल दिस एंगल एंगल फाई। ठीक है। तो अब ये सिचुएशन इस तरह है कि जब आप अपने घर से स्कूल गए थे तो आपने R1 फासला कवर किया था थीटा की सिमत में। और ये थीटा जो है ये ईस्ट के साथ बनाती है लाइन। फिर जब आप अपने स्कूल से अपने दोस्त के घर गए हैं तो फिर आपने मजीद R2 फासला कवर किया है। और ये जो R2 फासला है इसकी सिमत इस तरह है कि अब ये नॉर्थ के साथ 5 डिग्री एंगल बनाती है, ये वाला। इवेंचुअली ये एंगल हमारी कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ एक प्रॉब्लम अपने सामने रखना चाहते हैं जिससे हम देखें कि हम किस तरह चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब स्टेटमेंट ये है प्रॉब्लम की कि जब आप अपने दोस्त के घर हैं तो आप अपने भाई को बताते हैं कि वो आपको लेने आ जाए। तो और आपको अब ये नहीं पता कि ये वाला जो डायरेक्ट रास्ता है जो आपके घर से आपके दोस्त के घर तक जाता है ये कितना है। आपको सिर्फ ये पता है कि आपने कितना फासला अपने घर से स्कूल तक जाने में कवर किया और फिर कितना फासला अपने स्कूल से अपने दोस्त के घर तक जाने में कवर किया, लेकिन आपको ये वाला फासला पता नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आपका भाई जो है वो आप तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है। अगर मैं इस फासले को, ये वाला फासला जो डायरेक्ट आपके घर से जा रहा है आपके दोस्त के घर तक, उप्स, ड्रॉ दिस अगेन। तो अगर ये वाला फासला जो आपके घर से आपके दोस्त के घर तक जा रहा है इसको मैं अगर R कह दूं, ठीक है, तो सवाल ये है कि आपके भाई को कितना फासला तय करना पड़ेगा आपके दोस्त के घर तक आने में। अगर हम देखें तो हम यूं अमूमी तौर पे यूं लिख सकते हैं कि आपके भाई को जो फासला तय करना पड़ेगा जिसको मैंने R से जाहिर किया है वो कुछ इस तरह होगा R1 प्लस R2, क्योंकि यही वो फासला है जो आपने तय किया था R1 स्कूल तक जाते हुए और R2 फिर स्कूल से अपने दोस्त के घर तक जाते हुए। तो जो हमारी अमूमी थिंकिंग है या प्रीवियस जो हम एक आम
सोचेंगे विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट दीज क्वांटिटीज, वो ये होगा कि शायद ये टोटल फासला जो है ये इन दोनों फासलों का यानी R1 और R2 का सम हो। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि फॉर एग्जांपल R1 जो है वो 5 किलोमीटर है और R2 जो है वो 3 किलोमीटर है, तो सवाल ये है कि क्या R जो है वो हमारे पास 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर होगा, क्या ये 8 किलोमीटर होगा, ये हमारे पास सवाल है। तो इसका जो जवाब है वो ये है कि ये फासला 8 किलोमीटर के बराबर नहीं आता। यानी इस फासले को हम बिल्कुल इस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते जैसे हम आम तौर पे फासलों को या नंबर्स को ऐड करके करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 5 और 3 को सिर्फ नंबर कंसिडर करें तो आपको पता है कि 5 + 3 जो है वो 8 होते हैं। लेकिन इस केस में, लेट मी स्ट्रेस, इस केस में ये जो जवाब है ये बराबर नहीं होता 8 किलोमीटर के। ठीक है, और ये इसलिए बराबर नहीं होता क्योंकि जो नई क्वांटिटीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्वांटिटीज इस तरह बिहेव नहीं करती जिस तरह नंबर्स बिहेव करते हैं। मिसाल के तौर पे नंबर्स किस तरह बिहेव करते हैं, हमें पता है कि आप 5 को 3 में ऐड करें तो हमारे पास जवाब 8 ही आएगा, और 5 किलोमीटर को 3 किलोमीटर में ऐड करेंगे तो फिर भी जवाब 8 ही आएगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इस तरह बिहेव नहीं करती, यानी वो अगर अब आप 5 + 3 करें तो वो जवाब जो है वो 8 नहीं देंगी, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो वेक्टर्स कहलाती हैं। ठीक है, तो हम एक नई तरह की क्वांटिटीज को पढ़ने वाले हैं और वो क्वांटिटीज कौन सी हैं? वेक्टर्स हैं। तो मैं सबसे पहले वेक्टर्स को डिफाइन कर दूं। इनकी डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटीज that have both magnitude and directions. I'm going to explain it what it means, but vectors की definition ये है, those, let me write it actually, I hope you know it, but let me write it. Those physical quantities, those physical quantities which um, which have both magnitude and direction and follow a certain set of mathematical rules, and follow a certain set of mathematical rules। ठीक है, ये डेफिनेशन है हमारे पास वेक्टर्स की, और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कि वेक्टर्स जो है ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि जब हम इनकी बात करते हैं तो हम बेसिकली दो चीजों की बात कर रहे होते हैं। फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकंड डायरेक्शन। एंड लेट मी गो बैक टू एक्चुअली दिस एग्जांपल जो मैंने आपके साथ सामने प्रॉब्लम रखा था, और इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो R1 था, जो मैंने कहा था कि इस लाइन की लंबाई है, ये मैग्नीट्यूड कहलाती है वेक्टर की। और ये जो मैंने इसकी थीटा बताया था, जिसको डिफाइन तो किया था लेकिन हमने बात नहीं की थी जब हमने कहा था कि अगर आप R1 और R2 की वैल्यूज 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर ले लेते हैं, बट इन फैक्ट थिंग इज दिस थीटा मैटर्स। जब आप वेक्टर्स की बात करते हैं तो थीटा जो है ये बहुत बुनियादी किरदार अदा करता है, और अगर आप देख लें तो यहाँ पे जो डायरेक्शन की बात हुई है वेक्टर्स की डेफिनेशन में, वो ये थीटा ही बताता है। ठीक है, तो जो नई क्वांटिटी आ रही है हमारे पास जिसे हम वेक्टर्स कह रहे हैं, वो क्वांटिटी अगर हम ये लंबाई को मैग्नीट्यूड कह लें, यानी इसको अगर मैं कह लूं कि ये 5 के बराबर है, तो ये जो थीटा है ये इस लाइन की डायरेक्शन को बताएगा। और यही वजह है कि
इस लाइन के एंड के ऊपर हम एरो लगाते हैं जो हमें ये बता रहा होता है कि ये लाइन किसी खास डायरेक्शन में है, एंड दैट मेक्स इट वेक्टर। तो R1 भी हमारे पास एक वेक्टर है, R2 भी वेक्टर है, और R भी एक वेक्टर है। तो वेक्टर्स क्वांटिटीज जो हैं, जब हम उनको ऐड करते हैं तो वो इस तरह के रूल्स फॉलो नहीं करती। क्यों? क्योंकि इन क्वांटिटीज में हमारे पास सिर्फ नंबर्स हैं, मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो जब तक हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, हम वेक्टर्स को डिफाइन नहीं कर सकते। तो सेकंड पार्ट है इस डेफिनेशन का, एंड फॉलो अ सर्टेन सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स। ठीक है, तो सिर्फ ये जो पहली लाइन में मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी है, जो फर्स्ट हाफ है इस डेफिनेशन का, ये काफी नहीं है। ठीक है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कुछ मैग्नीट्यूड हो और उसकी कोई खास डायरेक्शन भी हो, इसके अलावा इन एडिशन टू इट अगर वो क्वांटिटी कुछ खास मैथमेटिकल रूल्स भी फॉलो करती है, तो फिर हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। वो मैथमेटिकल रूल्स कौन से हैं? बुनियादी तौर पे दो रूल्स हैं। फर्स्ट, एडिशन, हम देखेंगे कि दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। एंड सेकेंडली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। ये भी हम आगे चल के देखेंगे आज की वीडियो में, या फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी। लेकिन ये हमारे पास जो है डेफिनेशन है वेक्टर की। अब जरा इस वापस इसी एग्जांपल पे आते हैं। ये जो R1 और R2 और R हैं, मैंने बताया कि अगर हम डायरेक्शन को इंक्लूड कर लें तो फिर ये R1 R2 और R जो है हमारे पास वेक्टर्स बनते हैं। और ये वेक्टर्स क्या कर रहे हैं? ये वेक्टर्स फॉर एग्जांपल जो R1 है, ये वाला, ये हमें पोजीशन बता रहा है स्कूल की विद रिस्पेक्ट टू हाउस। ठीक है, तो चूंकि ये स्कूल के हिसाब से पोजीशन बता रहा है, घर के हिसाब से स्कूल की पोजीशन बता रहा है, तो ये जो वेक्टर R1 है, इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली जो R2 है, ये हमें आपके दोस्त के घर की लोकेशन बता रहा है या पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्कूल, यानी ये स्कूल से शुरू होके आपके दोस्त के घर तक जा रहा है, तो ये भी चूंकि पोजीशन बता रहा है, तो ये भी पोजीशन वेक्टर है। और ये जो वेक्टर R है, ये आपके दोस्त के घर की पोजीशन या लोकेशन बता रहा है आपके घर के हिसाब से, तो ये भी हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। तो इन शॉर्ट, पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या होता है? जो वो किसी भी लोकेशन की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर लोकेशन। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे। एक्चुअली मैं पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने जा रहा हूँ, और पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन है, पोजीशन वेक्टर, इसकी डेफिनेशन है अ वेक्टर विच describes the position of an object with respect to another location। हम उस लोकेशन को जनरली, जैसे इस डायग्राम में हमने दिखाया है, ये वो लोकेशन है जहां पे हमारे पास ये ईस्ट वेस्ट और साउथ और नॉर्थ वाली लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और जनरली इस लोकेशन को ओरिजिन बोला जाता है। तो पोजीशन वेक्टर जो है, ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर रेफरेंस पॉइंट। और इस केस में हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है? ये पॉइंट है जहां पे ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की लाइंस जो हैं वो क्रॉस कर रही हैं। तो पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन है, it describes the position of an object, position या फिर location of an object with respect to a reference point। और इस ऊपर वाली डायग्राम में, इस सिनेरियो में रेफरेंस पॉइंट जो है वो कौन सा है? वो आपका घर है। तो अब जो R1 है वो स्कूल की लोकेशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस। जो R2 है वो आपके दोस्त के घर की लोकेशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू स्कूल।
और जो ये जो आर है ये आपके दोस्त के घर की लोकेशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ही किसी एक खास पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट से रिलेट करता है, और वो दो पॉइंट्स जो हैं क्या होते हैं, एक दूसरे की पोजीशन बताते हैं रिलेटिव टू ईच अदर। रिलेटिव टू ईच अदर का मतलब है कि एक दूसरे के हिसाब से। अब फाइनली हम जब हमने ये देख लिया कि वेक्टर्स क्या होते हैं, और वेक्टर्स के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट फिजिकल रियल चीज आई है जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम हर वक्त पोजीशन वेक्टर यूज कर रहे होते हैं जब भी। ये एग्जांपल भी ऐसे ही थी बिल्कुल जैसे आपकी अपनी स्कूल की एग्जांपल हो कि आप घर से स्कूल जाते हैं, हर स्टूडेंट जाता है, तो उस हिसाब से आप कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर मैप कर सकते हैं। तो जो पोजीशन वेक्टर है ये डायरेक्टली रिलेटेड है टू आवर रियल लाइफ। ठीक है, तो इन जनरल हमने वेक्टर्स की डेफिनेशन दी है, और उसके बाद हमने फर्स्ट रियल फिजिकल वेक्टर की डेफिनेशन दी है जो डायरेक्टली हमारी लाइफ से रिलेटेड है, पोजीशन वेक्टर। अब हम थोड़ी सी बात वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन पे कर लेते हैं कि इनको जाहिर कैसे किया जाता है। तो अमूमी तौर पे आपने देखा कि मैंने वेक्टर्स को इस डायग्राम में लाइंस से जाहिर किया है। ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाती हैं। ये लाइंस आप कैसे ड्रॉ करते हैं, इन लाइंस को ड्रॉ करने के लिए आपको स्केल की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे तो ये होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। लेट मी एडजस्ट माय स्क्रीन, नाउ इट्स गुड। ओके, तो अब हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो आप वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें वेक्टर्स के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन से लॉज हैं जो वेक्टर्स को, कौन से रूल्स हैं, जो सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स की मैंने बात की जो वेक्टर्स को फॉलो करने चाहिए, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। ठीक है, वापस चलते हैं ऊपर वाली मिसाल के ऊपर। ये एग्जाम्पल जो हमने दी थी कि R1 जो है वो आपके स्कूल की लोकेशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू योर हाउस। तो इसको मैंने एक लाइन से जाहिर किया है। लेट्स से कि आपका स्कूल जो है वो आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है। तो सवाल ये है कि मैं 5 किलोमीटर लंबी लाइन कैसे ड्रॉ करने वाला हूँ इस पेज के ऊपर जो हार्डली ही 6-7 इंच का होता है विड्थ में। ठीक है, तो इसके लिए हम जो रूल्स यूज करते हैं वो स्केलिंग का रूल है। स्केलिंग का रूल ये है कि फर्ज करें जो R1 है, एग्जाम्पल में आप ये ले लें कि जो R1 है ऊपर वाली डायग्राम में वो किसके बराबर है, 5 किलोमीटर के। सही है, इसको हम स्केल करते हैं, मैप करते हैं। इसकी मैपिंग हम कैसे करेंगे, लेट 1 किलोमीटर बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब है कि अब 5 किलोमीटर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5 सेंटीमीटर के। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाता हूं तो इसका मतलब है वो लाइन मुझे जो फासला बता रही होगी वो 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, ऑफ कोर्स 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन 5 किलोमीटर जितनी नहीं हो सकती, लेकिन ये सिर्फ एक मैथमेटिकल ट्रिक है जो हम यूज करते हैं, और ये बहुत यूजफुल है ऑफ कोर्स बिकॉज इट वर्क्स। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो में, ऊपर वाले सिनेरियो में फर्ज करें कि जो R1 था, अगर इस डायग्राम में R1 जो था वो 5 किलोमीटर था, तो इसका मतलब है मैंने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी है, और ये जो लाइन है इसकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये तो हो गई मैग्नीट्यूड। अब दूसरी चीज है, हमें डायरेक्शन की जरूरत। तो डायरेक्शन अगर आपने गौर किया हो तो मैंने पहले ही इसके ऊपर ये पिंक में एंड पे एरो हेड बना दिया था, इस वेक्टर के ऊपर भी और इस दूसरे वेक्टर के ऊपर भी। तो अगर आप इस लाइन के एंड के ऊपर एरो हेड बना दें तो वो उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा।
तो हम इसको वैसे ज्योमेट्रिकल वे भी कहते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। ज्योमेट्रिकल वे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वेक्टर्स को लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और ज्योमेट्री जो है, जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, वो लाइंस का ही सब्जेक्ट है, जिसमें आप लाइंस के दरमियान रिलेशन देखते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें आप वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को वेक्टर की लंबाई से, लेंथ से, कि वो कितना लंबा है, और उसको इस स्केलर से मैप करते हैं, इस स्केल से मैप करते हैं। और जो डायरेक्शन होती है वेक्टर की, वो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लाइन के एंड के ऊपर एरो लगाते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि जो वेक्टर है वो इतनी मैग्नीट्यूड का इस डायरेक्शन में है। चलें, अब फाइनली मैं चूंकि मैंने ये कहा है कि R1 R2 और R जो हैं ये वेक्टर्स हैं, तो और उनकी मैंने आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा दी कि आप उनको लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ऊपर लाइंस के एंड के ऊपर एरो हेड लगा देते हैं, तो वो एक तीर बन जाता है जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपने मैथमेटिकली लिखना हो, जैसे ये इक्वेशन मैंने लिखी थी, तो फिर कैसे लिखेंगे वेक्टर को? तो ऐसे में आप सिंपली क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि अगर आपने ये दिखाना है कि R1 एक वेक्टर है जिसकी कुछ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मिसाल दी थी, ये वाली R1 जो है वो 5 किलोमीटर के बराबर है और R2 जो है वो 3 किलोमीटर के बराबर है। सही है। तो उसमें आप यूं करते हैं कि R1 = 5 किलोमीटर, जो ये वाला है, और इस R1 के ऊपर आप एक एरो लगा देते हैं। तो ये जो एरो है ये एनालिटिकली रिप्रेजेंट करता है, यानी मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को। तो अब ये जो मैंने एरो लगाया है इसके ऊपर, ये मुझे ये बता रहा है कि R1 एक वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो कितनी है, 5 किलोमीटर उसके यूनिट है। और इसके साथ एडिशनली मुझे इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तो मुझे लिखना पड़ेगा 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, या फिर 5 किलोमीटर, अगर ये एंगल थीटा जो है, अब इसको फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। तो जो R1 होगा, अब मैं यहाँ इसके ऊपर भी ये एरो लगा रहा हूँ क्योंकि अब मैंने इसको बता दिया है कि ये वेक्टर है और हम जानते हैं कि वेक्टर को कैसे जाहिर करते हैं। तो अब मैं R1 को यहाँ पे लिखने लगा हूँ, और ये बन जाएगा R1 वेक्टर इक्वल्स 5 किलोमीटर्स 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और इसको आप समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये बार बार वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होने वाली है ये फ्रेज। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि ईस्ट से नॉर्थ की जानिब, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर R1 है ये ईस्ट से, ईस्ट, यहाँ पे ये ईस्ट वाली लाइन है, तो ये ईस्ट से नॉर्थ की जानिब कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्रीज का एंगल बनाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर ये R2 जो है हमारे पास, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये वाली जो येलो लाइन है ये नॉर्थ की लाइन है। क्यों ये नॉर्थ की लाइन है? क्योंकि ये इस नॉर्थ वाली जो लाइन है उसके पैरेलल है। तो अगर R2 जो है, R2 अब देखें तो आप एंगल जो बना रहे हैं नॉर्थ की लाइन के साथ, वो कितना है, फाई है। और अगर हम ये कहें कि जो फाई है ये है हमारे पास 40 डिग्रीज, तो अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे, 40 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, जिसका मतलब होगा कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो ये है हमारे पास 40 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो जो R1 बनाता है वो 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की जानिब। और जो R2 बनाता है एंगल, वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ बनाता है, तो वो होगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो ये तो इनकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, और ये फ्रेज आप याद रखें क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होनी है। तो अब हमें ये पता चल गया कि ये जो सारे वेक्टर्स हैं R1 R2 और R, ये वेक्टर्स हैं और इनके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, ठीक है। और अब अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर R1 के ऊपर क्या लगा दिया है, ये लाइन लगा दी है। कि बुक के अंदर एरो यूज होता है, यानी लाइन के एंड के ऊपर एरो हेड भी बनाया जाता है, जस्ट लाइक दिस।
लेकिन मैं जो है इन लेक्चर्स में हमेशा ही सिर्फ लाइन यूज करूंगा, उसका मतलब भी वेक्टर्स ही होगा। और जहाँ पे वेक्टर्स की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होगी तो वहां पे सिर्फ R1 लिखा होगा, बिल्कुल जैसे ये वाला लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पे उनके ऊपर लाइन या एरो नहीं लगा होगा उनके ऊपर। तो ये तो हो गई वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन की बात। लेट मी सी कि मुझे और इसमें क्या बोलना है। और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारे पास। और फाइनली लेट मी से अ वर्ड और टू अबाउट स्केलर्स। तो हमने वेक्टर्स की डेफिनेशन कर ली है। अब अगर हम स्केलर्स की बात करें तो स्केलर्स जो हैं ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे स्केलर्स होते हैं। तो स्केलर्स हमारे पास नंबर हो सकते हैं या फिर स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं, जैसे मैस है, जैसे टाइम है, जैसे एनर्जी है। तो ये सारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज है। लेकिन हम देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर जैसे जैसे हम आगे चलते हैं इन इन लेक्चर्स में, वहां पे भी हम देखेंगे कि वेक्टर्स आर काइंड ऑफ मोर इम्पोर्टेंट देन स्केलर्स, बिकॉज स्केलर्स को हम पहले ही डील करते आए हैं, नंबर सारे स्केलर ही होते हैं। बट वेक्टर्स आर लाइक अ स्पेशल काइंड ऑफ थिंग्स जिनको अब हम डील करने वाले हैं। तो लेट मी गिव यू, बिफोर आई एंड दिस लेक्चर, लेट मी गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स besides the position vector, and then I'm gonna write the definition of scalars and then we end this video. तो हमारे पास few more examples of uh, more examples of वेक्टर्स। और हमारे पास कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो वेक्टर्स हैं, उनमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो वेलोसिटी है, जिसको हम आगे चल के इस चैप्टर में भी डील करने वाले हैं। और इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बेसिक इंग्रेडिएंट इन इन द काइनेमेटिक्स ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताया था कि वेलोसिटी और पोजीशन दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास हो तो वी कैन नो ऑल अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। एनीवे, तो जो दूसरी एग्जांपल है उसमें हम एक्सेलरेशन ले लेते हैं, एक्सेलरेशन। तीसरी एग्जांपल्स हम मोमेंटम ले लेते हैं, जो आगे चल के आप पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। चौथी एग्जांपल हम टॉर्क ले लेते हैं, जो अगेन आगे चल के आप पढ़ने वाले हैं। एंड देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स। तो आप जैसे जैसे इस कोर्स में आगे चलेंगे वैसे वैसे आप उनको इन मोर एंड मोर वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को देखते जाएंगे। Let me finally write down the definition of scalars. So scalars are those physical quantities. Scalars are those physical quantities, those physical quantities which only needs magnitude for their specification, for their स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब है यहाँ पे कि उनको रिप्रेजेंट करना, कि वो क्या चीज़ है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बात करना या समथिंग लाइक दैट, तो उसको स्पेसिफिकेशन कहते हैं। ऑफ कोर्स दे आर स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज, तो आप उनकी कुछ कुछ मैग्नीट्यूड देंगे और साथ में उनके यूनिट्स लिखेंगे। तो अगर हम इनकी एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल्स हमारे पास हैं, examples of scalars. Let me give you a few examples. The first one is mass. The second one is time. Third one is temperature. And the fourth one is energy. तो ये जितनी भी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, आप आगे चल के इस कोर्स में किसी न किसी स्टेज पे इनको इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइम और मैस बेसिक हैं, तो बुनियादी हैं, एक्सियोमेटिक हैं। टेम्परेचर हम चल के पढ़ेंगे इस बुक के
फर्स्ट वॉल्यूम के हेलिडेर हैज़ेनकर्कियन के फर्स्ट वॉल्यूम के एंड के ऊपर एनर्जी जो है वो इसी हम मैकेनिक्स के कोर्स में पढ़ेंगे व्हेन वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे इनटू द वॉल्यूम 1 ऑफ दिस बुक. So let's finish our lecture here. This is a good enough introduction to vectors and some vector physical quantities. And in the last lecture, I'm gonna give you a few more properties related to vectors, like the component of vectors and like how to add vectors, how to subtract vectors, what is the resultant of a vector if you multiply a vector by a scalar. And then as we slowly move on, then we will move on to more important physical quantities like position vector, velocity, acceleration. And then we will slowly start developing the mathematics of these quantities.